हाँ भाई, करें स्टार्ट। हाँ सर। चलो भाई। देखो क्या होता है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के कल कर लिया था क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम वेज कंस्ट्रेंट के। कंस्ट्रेंट मोशन दो टाइप के होते हैं। देखो, दूसरा होता है वेज कंस्ट्रेंट, दूसरा आता है वेज कंस्ट्रेंट। अब वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है? देखो देखो सर्टेन कंस्ट्रेंट क्या होता है? सर्टेन कंडीशन को फॉलो करना। वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है? दो ब्लॉक्स अगर कॉन्टैक्ट में हैं, उनके बीच में कॉन्टैक्ट मेंटेन रहना, वो आपका वेज कंस्ट्रेंट रहता है। सर्टेन प्रॉब्लम मिलेंगी आपका। सबसे कॉमन जो इसको, अब इसमें कोई थ्योरी और कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसको एग्जाम्पल के साथ ही समझाया जा सकता है। तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? कंस्ट्रेंट मोशन का वेज कंस्ट्रेंट क्या है? बेसिकली आप इसे एग्जाम्पल से समझिए। मान लो ये रॉड है, ये रॉड है, मैंने यहां पर लगा रखा है एक, रॉड के साथ एक वेज लगा दिया। ठीक है, ये आपका वेज लगा दिया, और यहां पर से मैंने सपोर्ट लगा दिए, ये सपोर्ट लगा दिए। ठीक है, अच्छा इसको सारी सरफेस स्मूथ है, ऑब्वियस सी बात है, सारी सरफेस स्मूथ है। क्या लगता है? कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। क्या लगता है कैसा कैसा मोशन होगा इसमें? क्या लगता है कैसे कैसे मोशन होगा? अरे कैसे चलेगी गाड़ी वाड़ी? कैसे चलेगी? चलेगी नहीं चलेगी? क्या होगा? कुछ तो ख्याल आएंगे। अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, कैसे? कोई तो जाएगा, कहीं को तो जाएगा, कुछ होगा या कुछ नहीं होगा? अरे कोई तो बोल दो भाई। कुछ तो ख्याल आ रहे होंगे दिमाग में भाई। रॉड दिख रही है, ऐसे करके फांसी गई है, ये बैच यहाँ पे रखा हुआ है ट्रायंगल शेप का, यहाँ भी स्मूथ है, यहाँ भी स्मूथ है। क्या होगा? नहीं मिलेगा। इक्विलिब्रियम पे होगा। इक्विलिब्रियम पर रहेगा ये? कैसे? अब जरा एफपीडी बनाओ, एफपीडी बना के देखो जरा। देखो जरा, इसकी अगर हम बात करें, रॉड को मैंने चौड़ा कर दिया थोड़ा, रॉड पे क्या लग रहा होगा? mg। ठीक है, इधर से यहाँ के सपोर्ट, यहाँ का सपोर्ट चिपका हुआ ही है। ये क्यों लगाए गए? ताकि इधर उधर ना हिले रॉड। चलो n1 n2 अलग अलग करके, क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर एक नॉर्मल आएगा? इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल आएगा। हाँ सर। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल आएगा, और मेरे ख्याल से, और मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि यही नॉर्मल इस पर ऐसे करके लगेगा। जो इस पर ऐसे करके लगा हुआ है वो वेज पर ऐसे करके लगेगा, लगेगा। अब ये नॉर्मल ऐसे हाँ करके लगा हुआ है, अगर ये दो एंगल थीटा है इन दोनों के बीच का, इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ऑलरेडी ये है। ठीक है, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आप खुद से खींच दो, ये वाली, तो ये थीटा आ जाएगा। अब बताओ, इस नॉर्मल का, ये जो नॉर्मल लग रहा था, इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा n का cos थीटा, एक आएगा हॉरिजॉन्टल में। अब वो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को कौन बैलेंस करेगा? देखो, n का sin थीटा यहाँ को आएगा, n का cos थीटा यहाँ को आएगा। चलो इसमें भी इसका mg गया। सर वो एन परपेंडिकुलर जो वाला, वो जो एंगल था बना आपने वो
ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये पता है ना एंगल एंगल कैसे आता है? अब तो शायद मैं 7वीं 8वीं बार बता रहा हूँ इसको। हाँ सर पता है। जबरदस्ती का, अभी तक पता नहीं चल रहा था, अब पता चल गया अचानक से। अब इसके परपेंडिकुलर ये देखो, इन दो लाइनों के बीच में एंगल का थीटा होता है, कोई भी दो लाइनों के बीच में, तो इसके परपेंडिकुलर ये गया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर और बना दो, इसके परपेंडिकुलर खुद से कंस्ट्रक्ट कर लो, तो ये वापस थीटा आएगा। अब जरा ध्यान दो, एन का साइन थीटा को कौन रोकने वाला है? एन का साइन थीटा तो है ना, नेट फोर्स रह गया एक्स डायरेक्शन में। यस सर। अगर फ्रिक्शन एक्शन होता तो नहीं जाता, हो सकता है रुक जाता। हाँ, तो इसका ये क्या हो जाएगा, एन का साइन थीटा के कारण क्या होगा, एन के साइन थीटा के कारण इसको भागना पड़ेगा, तो भाई लेफ्ट में निकल लेगा। आई बात समझ में? लेकिन वो ऊपर का N1 N2 कुछ नहीं करेगा। अबे कलाकार इंसान, एफबीडी में किसका एफबीडी बना रहे हो? इसका बना रहे हो कि उसका बना रहे हो? वेज का। वेज का। तो फिर वो N1 N2 किस पर लग रहा है, वेज पर लग रहा है, उस पर लग रहा है? उस पे। अरे आई बात समझ में? हाँ सर। यहाँ पर तो जो लगने वाला है ये इसको कैसे अफेक्ट करेगा, नॉर्मल हो गया ना, एक दूसरे को अफेक्टिंग तो खाली नॉर्मल के थ्रू है। अरे समझ में आई बात? N1 N2 इसको क्यों हाँ सर अफेक्ट करेगा समझा। यार? इन दोनों में जो कनेक्शन है वो नॉर्मल का कनेक्शन था, वो मैंने लगा दिया है। इतना समझ में आ गया, ये इधर को जाएगा, यस सर। ये कहाँ को जाएगा, ये कहाँ को जाएगी रॉड? नीचे। रॉड जाएगी सीधे नीचे। ये तो मैंने इसीलिए तो लगा रखे हैं दोनों, ताकि इधर उधर ना जाए, सीधे नीचे जाए। ठीक है, इसमें भी एन का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये दोनों मिला के बैलेंस करेंगे, इधर उधर करके एफ एक्स में जीरो करेंगे। एन का साइन थीटा आएगा और एम जी है। अब जैसे से ये खिसकते जाएगा, ये नीचे आना ही आना है इसको। इतना समझ में आया? यस सर। तो पहले तो ये पहचानना होता है इसमें मोशन होगा कैसे, कौन कहाँ को भागेगा। तो हमेशा देखो, यहां से आगे मैकेनिक्स की जितनी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, एफबीडी बना लो। एफबीडी तो समझ में आता है, एफबीडी क्या होता है? ठीक है, एफबीडी क्या होता है? जस्ट भी फ्री बॉडी डायग्राम, किसी भी बॉडी पर सारे फोर्सेस जो जो लग रहे हैं, जो उस बॉडी पर लग रहे हैं, वो सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लो, वो सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लो। ठीक है, उससे आइडिया लग जाएगा। जैसे मेरे को यहाँ पे पहचान में आया भाई, एन साइन थीटा को कोई रोकने वाला नहीं है, तो भाई अनबैलेंस फोर्स है, तो भागेगा ही भागेगा इधर को, और ये अगर इधर को भागता है तो इसको नीचे आना पड़ेगा। आई बात समझ में? अरे समझे कि नहीं समझे? अरे कोई दिक्कत हो गई किसी को? नो बताओ। सर। तो अगर मैं मान लेता हूं, अगर ये A1 से नीचे को आ रहा है, अगर इसका एक्सप्रेशन A1 है, नेग्लिजिबल होगा। अबे नेग्लिजिबल भी होगा तो तुमसे क्या जा रहा है? तुम आइस पर रखे हो, मैं फूंक मारूंगा तुम उड़ जाओगे, पता है तुम्हें? आइस पर अगर रखे हुए हो, आइस पर हो बिल्कुल, कहीं नीचे से फ्रिक्शन नहीं है ना, मैंने फूंक मार ली, उड़ के भाग जाओगे उधर को, थोड़ा तो हिलोगे, कुछ तो हिलोगे। और यहाँ पर हम बात मोशन स्टार्ट करने की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन एस्टेब्लिश सिचुएशन है, A1 है, ये A2 है। ठीक है, A1 है, A2 है। ठीक है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा। अब कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट है कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा तेज चले जाए और ये आराम से आ रहा हो। कांटेक्ट कैसे छूटेगा? कांटेक्ट कभी भी ऐसे चक्कर में नहीं छूटेगा, कांटेक्ट छूटेगा तो ऐसे छूटेगा। ठीक है ना? अगर दो बॉडी का मोशन, जैसे इसका है यहाँ पर फिलहाल, ये है एक सरफेस, ये है एक उसको ऊपर की सरफेस है, ये पीछे को जा रहा है, ये पीछे को जा रहा है, ये नीचे को आएगा, तो ये ऐसे करके होगा मोशन, ऐसे करके होगा मोशन। ये पीछे को जा रहा होगा, ये नीचे को आ रहा होगा। कांटेक्ट नहीं छूटेगा। कांटेक्ट इसके कारण नहीं छूटता, कांटेक्ट छूटेगा तो देखो, ये कॉमन सरफेस है, ये वाली कॉमन सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है,
तो कांटेक्ट इसके कारण थोड़ा ना छूटेगा। मोशन को आप दो डायरेक्शन में तोड़ो, एक अलोंग द कॉमन सरफेस, दोनों का इसके अलोंग देखो मोशन, और एक इसके परपेंडिकुलर देखो। तो अगर आप परपेंडिकुलर देखोगे, अगर इस डायरेक्शन में मान लो इसकी वेलोसिटी है 5 और इसकी वेलोसिटी है 4, इसकी 5 है इसकी 4 है, तो कांटेक्ट छूटना ही छूटना है। अगर दोनों की वेलोसिटी 5 है तो कांटेक्ट मेंटेन रहेगा। हाँ, इस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है हमें, इस डायरेक्शन में 5 है इसकी 4 है, इसकी 4 है इसकी 5 है, तो ये ऐसे जा रहा होगा इसमें, लेकिन कांटेक्ट छूटने की कोई चांसेस नहीं है, कांटेक्ट ऐसे छूटेगा आपका। तो ऐसे डायरेक्शन में आपकी क्या है कि रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। इस डायरेक्शन में आप बोलो तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। एक्चुअल में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, डिफरेंशिएट करोगे रिलेटिव वेलोसिटी 0 आएगी, डिफरेंशिएट करोगे रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आएगा। कौन सी डायरेक्शन में? कॉमन सरफेस वाली नहीं, कॉमन सरफेस पर जो कॉमन नॉर्मल आई है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन में, वो बताता हूँ डायग्राम के हिसाब से। तो फिलहाल इन दोनों के लिए कॉमन सरफेस कौन सी बनी? इन दोनों के लिए बनी कॉमन सरफेस ये वाली बनी, जिसका था ये वाला एंगल थीटा कुछ, ठीक है ना। कॉमन सरफेस बनी ये वाली, ये करके, जिसके लिए एंगल था थीटा, ठीक है। ये वाले का एक्सलेशन इसमें बना दो, ये वाला आ रहा था नीचे को A1 से, इसका एक्सलेशन है A2 से, ठीक है। तो ये तो थी कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस या फिर टेंजेंट बोल दो, कॉमन टेंजेंट, ये दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन नॉर्मल क्या आएगी? कॉमन नॉर्मल आएगी ये वाली। इन दोनों सरफेस के लिए कॉमन नॉर्मल क्या बनेगा? कॉमन नॉर्मल ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, ये बना आपका कॉमन नॉर्मल। तो होगा क्या, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा दिखेगा देखो आपको, और ये वाला एंगल भी थीटा दिखेगा, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं कि भाई इसका यहां को कितना कंपोनेंट आया A1 का cos थीटा, इसका कितना कंपोनेंट आया A2 का sin थीटा आया। कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग इसका आया A1 का cos सर वो थीटा, दूसरा इसका थीटा आया, कैसे आएगा? अबे यार ये कौन से एंगल्स हैं? हाँ सर समझा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, हॉरिजॉन्टली होगा ना, ये तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, हाँ सर समझ गए। ठीक है। तो होना क्या है, वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है, वेज कंस्ट्रेंट की कहानी ये है, वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है, वेज कंस्ट्रेंट कहता है contact should be maintained, contact between blocks should be maintained, should be maintained। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच का ये ब्रेक हो जाएगा, तो कांटेक्ट मेंटेन रखना है। अब कांटेक्ट मेंटेन रखना है तो क्या होगा, नॉर्मल के लॉन्ग रिलेटिव मोशन खत्म कर दो। अगर इसका 5 है तो इसका भी 5 होना चाहिए, दोनों की, इसकी वेलोसिटी 5 है तो इसकी 5, इसका एक्सेलरेशन 5 है तो इसका एक्सेलरेशन 5। अगर ये 5 स्टेप यहां खिसक रहा है तो उसको भी 5 स्टेप खिसकने पड़ेंगे इस डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो अगर कांटेक्ट मेंटेन करना है, विच इंप्लाइज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखोगे, रिलेटिव मोशन अलोंग कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल शुड बी 0। यहां से क्या कंक्लूड किया आपने, फाइनली क्या कंक्लूड किया, इसका मतलब ये है कि जितना A2 का साइन थीटा बनेगा उतना ही A1 का cos थीटा बनना चाहिए, यानी tan थीटा की वैल्यू आ गई है आपकी A1 अपॉन A2, ठीक है। तो देखो क्या है वेज कंस्ट्रेंट, एक दो क्वेश्चन और करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है, वेज कंस्ट्रेंट ये कहता है कि भाई जहां पर कॉमन कॉन्टेक्ट आ रहा है वहां पर कॉन्टेक्ट मेंटेन रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए आपका। और छूटने के लिए क्या होगा, कॉन्टेक्ट कैसे छूटेगा, कॉन्टेक्ट ऐसे स्लाइडिंग के चक्कर में नहीं छूट रहा है, कॉन्टेक्ट ऐसे के चक्कर में छूटेगा, छूटेगा भी तो, ठीक है ना, ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दोनों के मोशन को कैसे डिवाइड करते हो, दोनों के मोशन को अलोंग द सरफेस देखो,
और कॉमन नॉर्मल की ओर को देखो। अलोंग द सरफेस देखने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई कंडीशन नहीं आ रही। कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग अगर इसकी 5 है तो इसकी भी 5 होनी चाहिए, खत्म बात। इसकी 6 है तो इसकी भी 6 होनी चाहिए, चाहे वो एक्सेलरेशन की बात हो, चाहे वेलोसिटी की बात हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट की बात हो। लिख लो लिख लो, अब लिख लो। अरे थोड़ा सा समझ में आया? 50%? हाँ सर 50% आया। हाँ बस उतना ही चाहिए होता है। अगले क्वेश्चन करेंगे फिर 70 आ जाएगा, 100 नहीं आता कभी भी। देखो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे इतने क्वेश्चन किए थे हमने, वेस्ट कंस्ट्रेंट पे क्वेश्चन नहीं है ये। मैं बता रहा हूँ आपके टेस्ट में यही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है मेंस में भी यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, वेस्ट कंस्ट्रेंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, 2-3 ही बड़ी मुश्किल से मिलेंगे आपको क्वेश्चन। हो जाएगा तो बता देना। यस हो गया क्या? नहीं सर। नहीं सर। हाँ हाँ लिखो लिखो लिखो। इसकी एक्सरसाइज 1 कर ली है न्यूटन लॉ की? नो सर। अबे कब करोगे भाई? हैं? टेस्ट के बाद। तुम लोग चिंदी रहोगे बे, ऐसे निकालोगे कंपटीशन? तो चलो, टेस्ट के चक्कर में रहते हैं हो गया फिर। अब वो फिर वहां पर फिर भूल जाओगे कुछ चीजें। थोड़ा एक्टिव बनो यार, कोशिश करके धीरे धीरे करके अपना लैग जितना ड्रैग हो रहा है उसको खत्म करो, और टेस्ट के हिसाब से मत चलो, हमेशा रेडी रहो। कम से कम यार फिजिक्स में रह सकते हो रेडी हमेशा। आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है, एक दिन पहले कुछ नहीं कर पाओगे आप फिजिक्स में। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में चल रहे हो ना तो आप ऐसे ही फोड़ के आओगे, 100 में से 90 नंबर आ जाएंगे आपके, अगर रेगुलर प्रैक्टिस में चल रहे हो तो। शीट को लगा के चलो, एक्सरसाइज 1 और डीपीटी कम से कम इतना करके चलो, तो 100 में से 80-90 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। बहुत ठंडी हो रही है। हैं? बहुत ठंडी हो रही है सर। अबे यहाँ हालत खराब हो रखी, बगल में बिस्तर है, बिस्तर में उठता हूँ, वहां से यहाँ क्लास, यहाँ से फिर वहां बिस्तर में, बस 2 ही काम हो रहे हैं मेरे। चाय कॉफी आते रहती है, बढ़िया हो रहा है। इसके अंदर स्वेटर है। आओ कभी नैनीताल तो पता चलेगा ठंड का, यहाँ बर्फ बर्फ गिर रखी है थोड़ा ऊपर की साइड तो। हो गया क्या ये? नहीं सर। हाँ सर। हाँ सर। करो यार फटाफट करो। हो गया सर। चलो फिर एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, ये तो लिख लिया होगा, ये डायग्राम तो बना सर लिया एक होगा। मिनट। अरे ये तो बना लिया होगा।
हाँ सर, बस लास्ट वाला लाइन लिखना रह गया है। हाँ लिखो लिखो लिखो। चलो भाई इसका बताओ, देखते हैं कितना तुम्हें समझ में आ रखा है। ये और ये है आपका, ये है। मोशन को समझने की कोशिश करना, ठीक है, मोशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, ये एंगल मान लिया बीटा, फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं मूव कर रहा है ना ये कहीं मूव कर रहा है। दिक्कत यह है, दिक्कत है इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ए है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में मैंने रख दिया है ऐसे करके, एक यहां पर से ऐसे करके बॉल है। तो क्या लगता है मतलब कैसा कैसा मूवमेंट होगा? सारी सरफेस स्मूथ है, ठीक है, सारी सरफेस स्मूथ है, क्या लगता है मतलब? चलो मूवमेंट होगा भी तो कैस किसका कहाँ को होगा, कैसे, कुछ थोड़ा तो आइडिया लगेगा, कुछ तो विजुलाइज होगा। तो वो ट्रायंगल नीचे जाएगा। नीचे मतलब कहाँ को? क्रॉस में नीचे। ऐसे जाएगा, और ये हाँ सर, और ऊपर। अरे और बॉल, ये बॉल कहाँ को जाएगा? स्फीयर ऊपर साइड में, क्रॉस में मतलब। क्रॉस में, ठीक है। तो इन दोनों के एक्सलेशन में रिलेशन निकालो, या फिर आपको दिया होगा ये वाला ऐसे करके आ रहा है V1 से, ये वाला ऐसे करके VA से आ रहा है, ये वाला ऐसे करके VB से जा रहा है। आपको रिलेशन बताना है VA और VB में, लगाओ दिमाग अब, ठीक है। क्या करना होता है, कॉमन सरफेस आइडेंटिफाई करो, वहां पर कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग रिलेटिव मोशन को गायब कर दो, ठीक है। ये बगल में पड़ा हुआ है, उस पर अप्लाई करके देखो। चलो करो, फटाफट करो। हाँ भाई, किसी का कुछ दिमाग चला इसमें? सर ऐसा भी ना, बॉल नीचे आएगा और ट्रायंगल ऊपर जाएगा। अरे दोनों हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब मैंने, किसने बोला था, आकांक्षा ने बोला था शायद मेरे ख्याल से, इसको ऐसे ऐसे ले लिया है तो वैसे रिलेशन बना दो, ठीक है। हो सकता है प्रॉब्लम में डायग्राम दिया, क्वेश्चन में ये भी मेंशन होगा, डायरेक्शन भी मेंशन दे रखी होगी,
तो आपसे सिंपल रिलेशन पूछेगा, वी और वी में रिलेशन बताओ। करो भाई, करूँ अब मैं? हुआ किसी का? हो गया यार, अब मैं बता देता हूँ। तो क्या होगा भाई इसमें, कॉमन कॉमन नॉर्मल कैसे आइडेंटिफाई हो रही है? है कलाकारों, कॉमन नॉर्मल कैसे हॉरिजॉन्टल। आइडेंटिफाई होगी? हाँ, कैसे कॉमन नॉर्मल कहाँ? कॉमन हॉरिजॉन्टल। दोनों के लिए कॉमन कॉमन सरफेस कौन सी है? ये वाली, ये आएगी कॉमन टेंजेंट। आपको क्या चाहिए? कॉमन नॉर्मल चाहिए, ऐसे करके चाहिए। आप अलग से इसको यहाँ ले आओ, इधर ले आओ। मेरे ख्याल से वीबी, जरा ध्यान देना, वीबी का एंगल तो बीटा रहेगा। पहले बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? सॉरी, अल्फा अल्फा अल्फा। वीबी तो इसके पैरेलल जा रहा है, इस प्लेन के पैरेलल, तो ये और ये अल्फा ही होंगे। ये हाँ समझ में सर। आया? ठीक है। वीए की जहां तक कहानी है, वीए की जहां तक कहानी है, वीए के लिए मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा आएगा? कौन से बन गए अल्टरनेट इंटीरियर? आपने वो बीच की लाइन बनाई है वो क्या है? ये बीच की लाइन, यही तो कॉमन नॉर्मल है। वेज, ये वाले ट्राइंगल और इसके लिए, दोनों के लिए कॉमन नॉर्मल यही तो बनेगा। हाँ सर। ठीक है, तो बीए की कहानी तो ये हो गई, बीए का ऐसा एंगल बीटा आया है, तो बीए के लिए वाला एंगल हो गया बीटा। तो हमें क्या करना है? कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लिखो। कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग आया इसका वीबी का कॉस अल्फा, और इसका आया है वीए का कॉस बीटा। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वेज कंस्ट्रेंट? अकॉर्डिंग टू वेज कंस्ट्रेंट, वी बी का कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी ए का कॉस बीटा। हाँ भाई सर, भाई समझ में आया क्या? हाँ सर। बढ़िया से। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो ये सिनेरियो होता है, आपको दिया होगा वी ए दे रखा होगा 5 मीटर पर सेकंड, ये 4 मीटर पर सेकंड, अल्फा 30 डिग्री, वो इतना, तो कुछ ऐसा करके कुछ कुछ हो जाएगा मतलब यहाँ पर। ठीक है ना, कुछ एक अननोन बना देगा। अल्फा बीटा दिया होगा, वी ए दे रखा होगा, वी भी निकालने को कहेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी आपको। अरे कोई दिक्कत? सर आप क्या बताए थे जब कि उनके कांटेक्ट छूटने का कौन रिस्पॉन्सिबल है, नहीं है, वो नहीं समझा था सर। अरे कांटेक्ट ऐसे ही तो छूटेगा ना, कांटेक्ट तो ऐसे छूटेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में छूटेगा ना कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग, ऐसे हाँ स्लाइडिंग से सर। थोड़ा ना कांटेक्ट छूटेगा। इसीलिए आप कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग को रिलेटिव मोशन गायब करते हो। अगर इसकी 5 है तो इसकी भी 5 होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में थोड़ा ना मतलब है। देखो मोशन कोई भी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको इस प्लेन में देख रहे हो, तो कोई भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व किया जा सकता है। आपने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन में, आपने प्रोजेक्टाइल में देखा, आपने उसमें देखा, रिलेटिव मोशन में देखा। तो और एक्स और वाई भी हमारे हिसाब से डिसाइडेड है। इंक्लाइन प्लेन में हमने एक्स ऐसे लिया, वाई ऐसे लिया, याद आ रहा है? ग्राउंड टू ग्राउंड में एक्स ऐसे लिया, वाई ऐसे लिया। तो है क्या, वेक्टर क्वांटिटी को आप कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो। तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों को रिजॉल्व करना है किसके अलोंग? एक कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग से तो कोई मतलब नहीं है, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग से मतलब है हमें। तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग क्या है? देखो इसके लॉन्ग इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कांटेक्ट थोड़ा ना छूट रहा है, इससे थोड़ा ना कांटेक्ट छूट रहा है, कांटेक्ट इससे छूट रहा है। तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग दोनों की सेम आनी चाहिए। यार अब इससे ज्यादा मत बुलवाना, इसके बाद वीडियो देख लेना दोबारा। हाँ सर समझ गया। ठीक है, चलो अगर इतना ही समझ में आ रहा है, विजुलाइज हो रहा है, ये वाला मिटा लो। हाँ सर। ठीक है, लो इसको करो फिर, इसको प्रैक्टिकल से रिलेट करके करना, तभी कुछ कर पाओगे। ये आपसे एक सर डब्बा दे अगर रखे,
अगर सर 3 ऑब्जेक्ट होंगे तो फिर हैं? नॉर्मल अलग अलग आएगी ना? क्या, दोबारा बोलो। मतलब अगर 3 ऑब्जेक्ट होंगे तो नॉर्मल 2 आएगी ना? अरे यार 3 ऑब्जेक्ट में ऐसे नहीं, टेंशन मत लो, पहले तुम 2 में करना तो सीखो, जब आ जाएगी प्रॉब्लम तो ले आना, बता दूंगा जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अबे बेसिक आइडिया क्या है वो समझ में आया? 2 2 का पेयर बना के चलना ना, फिर उसमें डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है पहली बात तो। अच्छा मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, यहां पर एक रॉड लगा रखी मैंने ऐसे करके, रॉड को कर रखा है हिंज। हिंज मतलब, हिंज समझ में आता है, कील ठोक रखी है यहाँ पर हिंज है। हिंज का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी 30 मान लो इसको ना, हाँ 30 डिग्री मान लो। क्वेश्चन है आपसे, फाइंड स्पीड ऑफ एंड ए ऑफ रॉड at the given instant। देखो क्या होगा, ये आगे आगे जाएगा, अब खुद सोचो यार, मैं करो यार इसको, खुद दिमाग लगाओ, कैसे कैसे सिचुएशन हो रही, प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा, ये समझ में आ गया ना। यहाँ पर फिक्स है, ये आगे को जा रहा है, तो ए एंड की स्पीड के बारे में बताना है, ए एंड किस स्पीड से जा रहा होगा इस इंस्टेंट पर, क्योंकि आपको ये पता है ये 30 डिग्री नहीं रहने वाला, ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है ना। इवेंचुअली तो कांटेक्ट फिर तो अगली अलग ही बात है, फिलहाल तो इस इंस्टेंट की बात है। इस इंस्टेंट पे बताओ कैसे करोगे इसको। आ जाए तो आंसर बता देना। हाँ भाई ईशान, यस सर। क्या लगता है ए वाला पॉइंट कहाँ को जा रहा होगा, ए वाले पॉइंट की नेट वेलोसिटी, ए वाले की वेलोसिटी कहाँ को होगी, चलो पहले तो ये बता दो मेरे को। डायगनली नीचे। ये कितनों को समझ में आया कि ए वाले की वेलोसिटी एक एंगल पर आएगी ना, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी ना हॉरिजॉन्टल होगी, इतना समझ में आया। हाँ सर। ए एंड की वेलोसिटी ऐसे करके होगी, पहले तो ये जानना जरूरी है। ए एंड ऐसे करके आ रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, तो ए एंड की वेलोसिटी ऐसे होगी, ये 30 है, ये 60 है, ये 30 हो जाएगा, देखो ठीक है। आंसर 1 इस चीज आएगा। को है 1। कॉमन नॉर्मल कौन सी है इसमें, कॉमन नॉर्मल कहां पर बनेगी, कॉमन सरफेस कौन सी है यहां पर, कॉमन टेंजेंट ये हो गई। दोनों के लिए कॉमन नॉर्मल क्या बनेगी, दोनों के लिए कॉमन नॉर्मल कैसी बनेगी भाई, इससे पता नहीं चल रहा है, मान लो इससे पता नहीं चल रहा है, ये ऐसे करके रखा हुआ है, लेकिन इससे तो पता चल जा रहा है, इसके नॉर्मल तो यही जा सकता है ऐसे करके, इतना समझ में आया। ये आपकी कॉमन नॉर्मल आएगी, ये समझ में आया क्या, ये जाएगी ऐसे करके कॉमन नॉर्मल, कॉमन यस नॉर्मल। सर, समझ रहा हूँ। अब एक बात बताओ, इसकी तो 2 है, बड़े वाले डब्बे की 2 है, इसकी कितनी है, इसकी VA है, ये निकालनी है, तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग कितना कंपोनेंट आ जाएगा इसका, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग ये वाला 30 है ना, ये वाला 30 है, तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आ जाएगा, VA का sin 30। क्या होना चाहिए, VA का sin 30 और 2 को बराबर होना चाहिए अगर कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है तो VA का sin 30 मस्ट बी इक्वल टू 2,
यानी VA कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। अरे समझे कि नहीं समझे, हाँ सर। कोई दिक्कत? सर वो एंगल 30 नो कैसे सर। आया VA का? अरे यार, इसकी वेलोसिटी समझ में आई है ए पॉइंट की, हाँ सर वो समझा। इसके परपेंडिकुलर रहेगी, ये समझ में आया 90 होगा। हाँ सर। ये 90, ये 30 है, ये 90 है, ये 60 होगा, ये 30 होगा। लगाओ यार ज्योमेट्री, क्या है, फिजिक्स में मैं ही बताऊं, ज्योमेट्री भी मैं ही बताऊं, है कमाल करते हो। अब समझा? हाँ सर समझा। देखो 3 क्वेश्चन, यही 3 आपके इसमें जो समझाने के लिए हैं। बाकी तो आप अब इसमें मेरे ख्याल से आपकी शीट में 1-2 ही क्वेश्चन और मिलेंगे आपको मुश्किल से, तो कर लेना, उसको ट्राई कर लेना, है ना। बढ़े आगे। 2 मिनट सर। हाँ सर हो गया। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है। ये है आपका 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, 7 जनवरी का। कह रहा मास ऑफ 10 kg। अब मास ऑफ, सब लोग करो इसको जरा फटाफट करना। A mass of 10 kg is suspended by a rope. A mass of 10 kg is suspended by a rope of length 4 meter. A mass of 10 kg is suspended by a rope of length 4 meter. Length 4 meter from the ceiling. From the ceiling. Full stop. A force F is applied horizontally. A force capital F is applied horizontally at the midpoint of rope. At the midpoint of the rope, a force capital F is applied horizontally at the midpoint of the rope, such that the top half such that the top half of the rope makes angle 45 degree. Top half of the rope makes angle 45 degree with the vertical. Makes angle 45 degree with the vertical. Then find F. G की वैल्यू 10 ले लेना, और मासलेस है रस्सी।
अच्छा, ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी आ रखा है 9 जनवरी को, और ये क्वेश्चन आपका अभी कितने में बताया था आपको, 7 जनवरी 2020 में भी आ रखा है, 2 बार आ गया सेम क्वेश्चन। हो जाएगा तो बता देना। सर एडवांस में कि मेंस में? मेंस में भाई, एडवांस के क्वेश्चन अभी तुम्हें कहाँ कराऊंगा मैं। तुम पहले, तुमसे एक्सरसाइज 1 2 तो बन नहीं रही है, एक्सरसाइज 1 नहीं बन रही है, एडवांस के करोगे क्या? So 50√2 Newton. नहीं। अच्छा, कैसा शेप हो जाएगा उसका, बता दूं क्या? टाइम चाहिए किसी को? सर 10 मिनट। क्या सोच के 10 मिनट बोले भाई, हैं? सर इसमें ऑप्शंस गिवन थे। हाँ, ऑप्शन तो गिवन थे, मैं नहीं दे रहा हूँ सर ऑप्शंस बताइए ना। ना। ऐसे ही करो सॉल्व, इतना तो प्रॉब्लम ही टफ नहीं हो। मिड पॉइंट पे यहां से लगाना चालू किया फोर्स, तो रस्सी, उसने कह रहा है रस्सी ऐसी हो गई है, ऐसा होगा इसका डायग्राम कुछ। यहाँ पर एफ लगा हुआ है, रस्सी वर्टिकल से एंगल बना रही है 45 डिग्री, ये आपको ये दे रखा है। क्या भाई, कुछ नहीं है प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम कर रखी है हमने, क्लास में कर रखी है ऐसी प्रॉब्लम। हाँ भाई विष्णु, कितना आया आंसर? Sir 100 Newton है। हम्म, 100 आएगा। अबे आंसर क्या मतलब, आंसर उससे सीट से देख के बता दिया क्या, लग रहा है मेरे को? सॉल्व किया है? सॉल्व किया था। हम्म, सर उसका लेंथ का कुछ यूज है? कोई यूज नहीं है, जब एंगल एंगल दे दिया तो उसने क्या यूज है, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पर एफबीडी बना लो ना, 3 टुकड़े। अब रस्सी को इन दोनों को सेम मत लेना, सेम टेंशन मत लेना, दोनों फंस जाओगे। यहाँ पर आपने एडिशनल फोर्स फोर्स लगा दिया है, तो वहां पर रस्सी में टेंशन में बदलाव आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वो लेके मत चलना, उससे चलोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ पर से आपने ऐसे करके फोर्स लगा दिया है तो चीजें बदल जाएंगी। यहाँ पर मान लो T1 लगा है, यहाँ पर मान लो T2 लगा हुआ है, यहाँ पर T1 गया, यहाँ पर आपका mg गया, तो इसके हिसाब से तो T1 की वैल्यू तो आ जाएगी 100, इस पर टेंशन आ गई 100। अब इसको और देख लो, इसके लिए क्या हो जाएगा, सारे एंगल 45 ही बन रहे हैं, तो इस पॉइंट का एफईडी बना लो। इस पॉइंट पर एफ ऐसे लगा हुआ है, T2 का cos 45, T1 का cos 45, sin 45, क्या फर्क पड़ता है, जब 45 होता है तो कोई फर्क ही नहीं होता ना, T1। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉरी T2 का cos 45 T1 के बराबर हो गया है, ठीक है।
और T2 का साइन 45 F के बराबर हो गया है। दोनों को डिवाइड कर लो। अब ये दोनों बराबर है ना, देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो F की वैल्यू T1 के बराबर आ जाएगी जो कि 100 है। अरे आई बात समझ में? सर बट एक में तो cos 40 में sin 45 है। अबे तो साइन 45 cos 45 बराबर नहीं होता? हाँ सर शायद। अरे शायद, कमाल करते हो यार। हाँ सर बराबर होते हैं। शाबाश। हो गया। अरे तुम्हें वाला क्वेश्चन कराया था क्या, A इज इक्वल टू जी टेन थीटा वाला? हाँ भाई। हाँ सर। देखो क्वेश्चन करा दिया था। सर वो देखो वेज क्वेश्चन, एक्सेलरेट होता है वो वाला ना? हाँ वेज एक्सेलरेट होता है तो उसके ऊपर ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी रहना चाहिए। हाँ सर। हो गया था ना? चलो भाई, ये हो गया क्या? नहीं सर 2 मिनट। अबे स्क्रीनशॉट खींच लो यार, हैं? देखो न्यूटन लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है। जब फ्रिक्शन हो जाएगा ना, न्यूटन लॉ और फ्रिक्शन मिला के आते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए इसमें और कुछ तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। एक आधे हैं अच्छे हैं, तो आप वो करना, पुराने वाले हैं। अभी रिसेंट 1-2 साल में तो ऐसा कोई ज्यादा कोई खास नहीं आया है। पुराने कुछ कुछ हैं, इजी हैं क्वेश्चन, ट्राई करना। देखो आप एक्सरसाइज 1 किया करो, डाउट क्लियर हो जाते हैं, सीधे जेई मेन पर उतर जाओ। एक्सरसाइज 1 लेवल पर ही रहता है, 80% जेई मेन एक्सरसाइज 1 लेवल पर रहता है। 80 क्या 70 मान के चलो, जब तक मैकेनिक्स चल रही है 70% मान के चलो। अगर एक्सरसाइज 1 ढंग से समझ लिए तो 70% क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया यार इसको, ठीक है। चलो कुछ भयंकर चीज बताऊं क्या, भयंकर बताऊं कि आसानी बताऊं? आसानी बताओ सर। अब वो आसान भी भयंकर है, खतरनाक चीज होगी। चलो एक क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। इसमें हालत खराब होगी, जरा पेशेंस बनाए रखना। मेंस में बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ देगा इसमें से, और एडवांस में प्रॉपर पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, तुम्हें समझ में आएगा, पहले बता दे रहा हूं मैं, मेरे को ज्यादा उम्मीदें नहीं है, ठीक है। अब देखो अपना अपना दिमाग लगाने की कोशिश करना। हेडिंग है न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम। ये तो हमने लगाया है सिस्टम पर। सिस्टम पर देखो, अगर नेट फोर्स लिखते हो, क्या लिखा था हमने? हमने ऐसी प्रॉब्लम करी थी क्या? हैं? हाँ सर करी F इज थी इक्वल 100 स्टार्टिंग में। m1 m2, क्या 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 बनेगा इसमें इक्वेशन, क्या बनेगी फटाफट बताओ। सिस्टम के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? 100 is equal to m1 plus m2 a। m1 प्लस m2, F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि m1 इंटू a1 था प्लस m2 इंटू a2 था? इस केस में ये कंडीशन हो चुकी है कि भाई a1 a2 बराबर है कि नहीं है? अरे है कि नहीं हाँ है? सर है। अच्छा मान लो अगर ये f और इधर को f डैश भी लग रहा है, f डैश लग रहा है 60, अब बताओ क्या लिखोगे? अब क्या इक्वेशन आएगी?
सर m1 plus m2 into a equal to 40। एफ माइनस एफ डैश हो जाएगा, यही होगा ना। हाँ सर। बेसिकली कर क्या रहे हो आप, देखो न्यूटन लॉ फॉर सिस्टम क्या कहता है, सर आपने वो समेशन एफ। a1 और a2 क्यों लिखा? सेम था ना। हाँ सेम है, इस केस में सेम है, जरूरी नहीं है हर केस में। ये तो सबसे सिंपल वाला केस है आपका, ठीक है ना। इन जनरल भी अगर एफ एक्सटर्नल जीरो, उसको जनरलाइज कर रहा हूं मैं, एफ एक्सटर्नल सिस्टम पर क्या होता है, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर एंड सो ऑन। जब भी नेट फोर्स सिस्टम पर आप लिखते हो तो क्या करते हो, नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस ये सो ऑन। तो न्यूटन लॉ फॉर सिस्टम में आप ऐसे लगाते हो, सिस्टम के लिए न्यूटन लॉ लगाना होता है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स आप क्या करते हो, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m। इसका मतलब समझ में आता है, सिस्टम पर अगर x डायरेक्शन में फोर्स लिख रहे हो, जैसे इसमें लिखा है सिस्टम पर x डायरेक्शन में फोर्स लिखा है, y में नहीं लिखा। y में सिस्टम पे y डायरेक्शन में क्या है, यहाँ का नॉर्मल, यहाँ का mg, यहाँ का नॉर्मल, यहाँ का mg। तो सिस्टम पर y डायरेक्शन में फोर्सेस तो बैलेंस है, तो x में अलग से लगा सकते हो, y में अलग से लगा सकते हो, z में अलग से लगा सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, x में जब नेट फोर्स x का लिख रहे हो तो यहाँ पर कंपोनेंट भी x के आएंगे, ये x का आएगा, ये x का आएगा, और सो ऑन सबके x के कंपोनेंट आएंगे। y में लगाते हो तो यहाँ नेट फोर्स y में सिस्टम पर, ये y कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट। अरे इतना समझ में आया? नहीं सर। यस सर। यार सर्वेश, हाँ। नहीं समझ में आए? नहीं सर। क्या समझ में नहीं आया इसमें? पहले बताया था ना वो समझ आया, उसके बाद का कुछ नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होते रहती हैं, सब समझने के लिए थोड़ी ना होती है, हैं? अगर हफ्ते भर में 2 घंटा पढ़ के चीजें समझ में आने लग जाती तो हर कोई आईटीएन नहीं बन जाता। कितना पढ़ते हो, कितना कर रखा है काम धाम? वैसे अभी अभी रिसेंटली तुम्हारी मीटिंग होने वाली है, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो हैं 4-5 के हो पेरेंट्स गई के सर। प्रोग्राम में। हो गई क्या? हाँ सर। कब हो गई? फ्राइडे को। अच्छा, चलो बढ़िया है। कौन लाए थे, एडीएस सर ले रहे थे क्या, या खाली उनके साथ थी, क्या बोलते हैं मैनेजमेंट वालों के साथ? नहीं सर, एडीएस सर और कामेश सर भी थे। हाँ सर। अच्छा, केमिस्ट्री वाले सर? हाँ सर। यस सर। अच्छा चलो बढ़िया है, ये चीज बढ़िया करते हैं यार, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते, मीटिंग के लिए सही हो रहा है। ठीक है, अब देखो फिर, अबे ठीक है ना, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी क्वेश्चन करना, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया। ठीक है, थ्योरी से अपने को क्या मतलब है, साइकिल चलाना जानते हो, उसके पीछे की साइंस थोड़ा ना जानते हो तुम, जानते हो क्या? देखो ये क्वेश्चन है आपका, अब इस पर सोचना जरा, अगर ये एंगल थीटा है, सर वो ऊपर का लिखना है क्या? हाँ इसको लिख लो भाई, स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है। अच्छा पहले ये बात बताओ, क्या इसका एक्सेलरेशन निकाल पाओगे, ये फिक्स है, अगर ये फिक्स होगा तो क्या इसका एक्सेलरेशन निकाल पाओगे? मेरे को तो इस पर भी डाउट होता है, कराया हुआ क्वेश्चन है। हाँ सर। हाँ सर। कितना आएगा? mg sin थीटा। जी सर। जी साइन थीटा। जी साइन थीटा आ जाएगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए करोगे तो जी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। अब मान लो ये भी फ्री है मूव करने के लिए, ऑल सरफेसेस स्मूथ, ऑल सरफेसेस आपके जो हैं वो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस बोलेगा या स्मूथ बोलेगा, ये फिक्स नहीं है, फ्री टू मूव है। तो अब क्या लगता है कैसा मोशन होगा?
क्या क्या होगा इसमें, चलो बताओ, कुछ तो सोचोगे, कौन कैसे कैसे चलेगा, बताओ। फोर्स नहीं लग रहा। कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बस ऐसे करके अगर छोड़ूंगा तो सिस्टम भागेगा कि नहीं भागेगा, बस ये बता दो मेरे को। तो वेज पीछे जाएगा। अब पीछे कहाँ होता है इसमें, लेफ्ट होता है या मतलब राइट होता है? राइट राइट। हाँ भाई, बाकियों को भी ऐसा लगता है क्या, क्या वेज राइट को जाएगा? हाँ सर। और इस स्मॉल एम के बारे में क्या कहना है? सर वो लेफ्ट को पीछे जाएगा। जाएगा। एग्जैक्ट डायरेक्शन बता सकते हो क्या? स्मॉल एम की एग्जैक्ट डायरेक्शन कोई बता सकता है? या फिर आप श्योरली बता भी पाओगे कि साउथ नहीं बता वेस्ट। पाओगे? साउथ वेस्ट, तुमने साउथ अपना अलग बना दिया, वेस्ट अलग बना दिया है। देखो, अच्छा अगर मैं इस पर खड़ा हो जाता हूं, भले ये मूव कर रहा हो, भले ये मूव कर रहा हो, अगर मैं इस पर खड़े होकर देखूंगा तो इसका मूवमेंट कैसा होगा? अब इतना तो बता दो। नीचे। नीचे की तरफ। नीचे कहाँ को? थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, डाउन द इंक्लाइन चलेगा। अगर मैं इस पर खड़े होकर देखता हूं, इतना सबको कंफर्म है? हाँ सर। सर इतना सबको समझ में आ गया? अगर मैं इस पर खड़े होकर देखता हूं तो इसका एक्सलेशन नीचे को होगा, ऐसे डाउन द इंक्लाइन होगा। ठीक है, यस सर। तो इसका तो मेरे को शॉर्ट पता है, इसका शॉर्ट पता है, मैं मान लेता हूं इसका आगे को ए है? निकालना है मेरे को, ए निकालना है। हाँ सर। इसका ये बी क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ये मैंने बना लिया है आपका बी वेक्टर। ये मैंने बी, ये किसका एक्सेलरेशन है? एम का है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में। अब याद करो जब आपको बढ़ाया गया था रिलेटिव मोशन, ए एम विद रिस्पेक्ट टू एम को कैसे लिखते हो? ए ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखा जाता था, याद है? ए एम माइनस ए। एम माइनस ए। ए स्मॉल एम माइनस ए कैपिटल एम। हाँ सर। ए कैपिटल एम आपको पता है, ए कैपिटल एम क्या है? ए वेक्टर। ए कैपिटल एम क्या है? ए वेक्टर, बाद में देख लेंगे, कहीं को भी है ए वेक्टर मान रखा है हमने। तो क्या आपको नहीं लगता कि ए स्मॉल एम क्या आ जाएगा? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यानी कहने का मतलब क्या है, एम कैपिटल एम तो इधर को जा रहा है वेज, डब्बे पर बी भी होगा और ए भी होगा, डब्बे पर बी भी होगा और ए भी होगा, दोनों होंगे कि नहीं होंगे? सर आपने हाँ सर। एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम इक्वल टू बी वेक्टर कैसे लिखा? अरे ये हमने किसके रिस्पेक्ट में माना हुआ है? हाँ सर समझा। स्मॉल एम का है इसके रिस्पेक्ट। अरे आप और सिंपल समझो, बस के अंदर आप हो, ठीक है, बस के रिस्पेक्ट में 5 से ऐसे जा रहा हूं, क्रॉस जा रहा हूं, और बस हाँ आगे सर। को 100 से जा रही है, तो क्या मेरे पास दोनों होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। अरे आई बात समझ में? यस सर। तो स्मॉल एम के लिए कहानी क्या है? कैपिटल एम की तो कहानी सिंपल है। स्मॉल एम के लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल एम पर बी ऐसे है और ए ऐसे है, स्मॉल एम का नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते जाना चीजों को, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं। ठीक है, थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम है, कोशिश करना खींच सको इसको। अब देखो इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करता हूं मैं। अब गेम है एफबीडी का, एक्सेलरेशन। देखो अननोन कितने हैं? ए और बी दोनों अननोन है, दोनों पता चल जाए तो कैपिटल एम का ए और बी पता चल गया, कैपिटल एम का बोलूंगा तो ए आई कैप, खत्म बात। कैपिटल एम का एक्सेलरेशन हो गया ए आई कैप। स्मॉल एम का एक्सेलरेशन बोलूंगा तो जरा ध्यान देना, स्मॉल एम का एक्सेलरेशन बोलूंगा, इसको पीछे को खिसकाता हूं तो यार एंगल थीटा आएगा। तो स्मॉल एम का एक्सप्रेशन बोलूंगा तो ए माइनस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी का साइन थीटा जे कैप माइनस जे कैप। समझ में आया? कैपिटल एम का तो सही है, ए आई कैप हो जाएगा। जब स्मॉल एम का लिखना होगा तो ए माइनस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा माइनस जे कैप। अरे इतना समझ में आया? सर यस सर। गया गया बाउंसर?
चलो देखते हैं, देखते जाओ, अभी और ज्यादा बाउंसर जाने वाली है चीजें। चलो देखो इसके बारे में देखते हैं, या फिर एक काम करो, स्मॉल एम को देखो। स्मॉल एम का एफबीडी बनाओ। स्मॉल एम पर एक नॉर्मल गया, एक एमजी गया, ठीक है। अब कहानी मेरे पास है, कहानी मेरे पास है, मेरी मर्जी है कि मैं एन को तोड़ूं या एमजी को तोड़ूं, ठीक है। मैं एन को भी तोड़ सकता हूं, मैं अपने एक्स वाई ऐसे और ऐसे ले सकता हूं, मैं एक्स और वाई ऐसे और ऐसे भी ले सकता हूं। अब जरा देखना मैं ऐसे क्यों ले रहा हूं, मैं ऐसे और ऐसे ब्रेक कर रहा हूं। अब आपको पता है ये वाला एंगल कहां जा रहा था, ये वाला थीटा बन रहा था, तो ये थीटा आ जाएगा। यहां को mg का cos थीटा, यहां को mg का sin थीटा, ठीक है। अब इसके लिए जरा इक्वेशन देखना, स्मॉल m के लिए क्या इक्वेशन लिख रहा हूं। अगर मैं इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखता हूं, अगर मैं इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखता हूं, देखो इसको, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिख रहे हो उसी डायरेक्शन में नेट एक्सलेशन लिखना। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिख रहे हो उसी डायरेक्शन में उस डायरेक्शन का एक्सलेशन लिखना। कहने का मतलब ये है, अगर मैं लिखता हूं mg sin थीटा, तो mg sin थीटा बताओ कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ। अगर जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया, तो mg sin थीटा कितना हो जाएगा, m, अरे कोई तो बोल दो, बी cos थीटा। a minus b cos अबे mg sin थीटा कहां को है, डायरेक्शन देख रहे हो, बी वेक्टर क्या लिखोगे, mg sin थीटा इधर को है, इस डायरेक्शन में एक्सप्रेशन कितना है इसका नेट, बी वेक्टर नहीं, b और माइनस a cos b थीटा। minus a cos theta. अरे समझ में आया, ये कैसे लिखा, इस नहीं डायरेक्शन में नेट सर, एक्सप्रेशन। अबे x और y मैंने ऐसे ऐसे मान लिए, जब इस डायरेक्शन का फोर्स लिख रहा हूं तो एक्सलेशन भी तो इस डायरेक्शन का लिखूंगा ना। अब ए वाले को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा, आई बात समझ में, ए वाले को तोड़ना पड़ेगा। अच्छा अब ये वाला हमारा काम का है, क्या बना हमारा, b माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अभी देखते जाओ, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ये पहली इक्वेशन। अच्छा इस डायरेक्शन में क्या लिखूंगा, अभी यहां से समझ में आ जाएगा आपको, इस डायरेक्शन में क्या लिखना चाहिए मेरे को, बताओ बताओ, इस डायरेक्शन में क्या लिखना चाहिए, इस डायरेक्शन में क्या लिखना चाहिए इक्वेशन, वो बता दी तो काम बन जाएगा आपका। यार मैंने ये लिखा, ए का कॉस थीटा यहां बनाया, ए का साइन थीटा यहां बनाया, अब तो बता दो। mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m a का साइन थीटा, ये समझ में आया। ठीक है, सर बी अब देखो, हाँ बोलो, हाँ सर, समझा 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 कुछ नहीं। इस डायरेक्शन में b का कंपोनेंट थोड़ा ना आएगा। हाँ कहने सर का समझा। मतलब ये है, पहले मैंने a और एक्सलेशन m का देखा, प्रॉपर एक्सलेशन, मेरे को कंफर्म हो गया यार a ऐसे होगा b ऐसे होगा, फिक्स है। अब यहां पर जब मैं फोर्सेस रिजॉल्व कर रहा हूं, मैं चाहता तो n को तोड़ सकता था, मैं x और y ऐसे और ऐसे ले सकता था। मैंने ऐसे क्यों लिया उसका बताता हूं, अभी फायदा क्या होगा। देखो ये वाली इक्वेशन फ्री हो गई है n से, अगर मैं ये लिखता हूं तो n आ रहा है मेरे उसमें, ठीक है, n तीसरा वेरिएबल बन रहा है मेरे लिए। अब मैं या तो कैपिटल M का बनाऊं, दो इक्वेशन आ गई हैं। अब कैपिटल M का बनाने से पहले मैं आपको न्यूटन लॉ फॉर सिस्टम की बात करता हूं, न्यूटन लॉ फॉर सिस्टम, वहां से एक इक्वेशन निकलवाता हूं आपसे। समेशन fx, बताओ इस पूरे सिस्टम पर
m प्लस m के सिस्टम पर x डायरेक्शन में क्या एक्सटर्नल फोर्स है? दिमाग में सारे फोर्सेस लगा के देखो, फटाफट लगा के देखो। x डायरेक्शन में क्या एक्सटर्नल फोर्स है? x डायरेक्शन में क्या एक्सटर्नल फोर्स है? b cos थीटा। हैं? अबे फोर्स फोर्स फोर्स, सर कुछ भी एक्सेलरेशन वगैरह नहीं। नहीं। अच्छा इसमें चलो बताओ दोनों पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। स्मॉल एम पर नॉर्मल गया, mg गया, ठीक है। इस पर नॉर्मल, यहां का नॉर्मल और mg, इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? नहीं अरे सर। इसके अलावा यहाँ के नॉर्मल तो कैंसिल हो जाएंगे, इंटरनल बन गया ना वो। यहाँ के नॉर्मल तो कैंसिल हो जाएंगे, एक पर ऐसे लग रहा है एक पर ऐसे लग रहा है, कैंसिल, खत्म। इंटरनल फोर्सेस हैं वैसे भी। बाकी बचे क्या? mg और नॉर्मल, mg और नॉर्मल लगे, ठीक है। तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, समेशन fx सिस्टम पर 0 दिख रहा है आपको, देखो, ठीक है। हाँ सर। ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू ए, अभी बताया था, कैपिटल M इंटू ए एक्स डायरेक्शन का एक्सलेशन, प्लस स्मॉल m इंटू, अब बता दो, ये सही से लिख लिया तो आपको आगे समझ में, ये सही से लिख लिया तो आपको समझ में आ गया। a माइनस x बी क्या है? कॉस थीटा। x क्या है यहाँ पर? x ऐसे डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को, हाँ, क्या आएगा m के साथ? a माइनस बी कॉस थीटा। a माइनस बी कॉस थीटा। ये बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। a माइनस बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन पकड़ूंगा और ये वाली इक्वेशन पकड़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। a और b आगे, दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन, बस इतने से काम हो गया पूरे प्रॉब्लम का। नॉर्मल अगर नहीं पूछा है तो, ठीक है, नॉर्मल नहीं पूछा है तो ये दोनों से काम बन गया। अगर मैं नॉर्मल को ब्रेक करता, यहां मान लो अगर मैं नॉर्मल को ब्रेक करता तो x और y में दोनों में नॉर्मल आते मेरे। पहले तो नॉर्मल हटाओ, मतलब 3 इक्वेशन में जाके सॉल्व करना पड़ता था आपको। अभी ये फायदा हो गया, यहां मैं नॉर्मल से बचा पहली बात तो वाली इक्वेशन में, और यहां जो मैं सिस्टम के लिए लिखी वहां भी मैं ये हो गया। तो ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। क्लियर है? अरे आया समझ में? यस सर। ठीक है, a सॉल्व माइनस करो। बी cos थीटा कैसे? अरे भाई क्या बताया था, x में लिख रहे हो ना, इसका x में कितना एक्सप्रेशन होगा स्मॉल m का, x में नेट कितना आया। अब ये गायब करो ना, a को क्यों ब्रेक करोगे, अब b को ब्रेक करोगे, x ऐसे ले रखा है ना, हाँ। a माइनस बी कॉस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन का फोर्स लिख रहे हो उस डायरेक्शन का नेट एक्सलेशन लिखा जाता है सामने, m इंटू उस डायरेक्शन का एक्सलेशन, ठीक है। तो ये हो गया। यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने b को क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे लिया था b तो सॉरी, यहां पर हमने b को क्यों ब्रेक किया, a को क्यों ब्रेक किया इसमें, क्योंकि भाई जब हमने फोर्सेस ऐसे ऐसे ले रखे हैं तो b तो ऑलरेडी लाइन पर है, a है आपका जो लाइन के बाहर गया है, तो a को ब्रेक करना पड़ा था। फिर इस डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल टू इस डायरेक्शन का मास इनटू एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू इधर का एक्सेलरेशन। प्रॉब्लम सॉल्व। तो सॉल्व 1 and 3 to get a and b। हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप कॉन्सेप्ट सीखो इस प्रॉब्लम से, ठीक है। अब मैं कैपिटल M के लिए भी एक इक्वेशन लिख सकता हूं। देखो आप क्या क्या लिख सकते हो वो मैं बता रहा हूं। सॉल्विंग तो हो गया, ये लिखा सॉल्व हो गया, इन दोनों को सॉल्व करो, a और b निकल गया। एक बार a और b निकल गया तो याद रखना एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M तो आपका आ जाएगा a i कैप, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m बोलोगे तो a माइनस बी कॉस थीटा i कैप बोलना, प्लस b साइन थीटा माइनस j कैप। ये रहेगा आपका आंसर, ये फाइनल आंसर रहेगा एक्सप्रेशन का आपका। ये इन दोनों को सॉल्व करो, a और b निकल गया, उसके बाद इसका एक्सप्रेशन पूछेगा तो a i कैप, इसका एक्सप्रेशन पूछेगा तो ये।
ऑब्वियस सी बात है, आपने आई और जे ऐसे बनाए हुए। क्लियर है? अब मैं आपको एक लास्ट करके दिखाता हूं भाई, इसको भी कैसे कर सकते हो, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। कैपिटल एम को, कैपिटल एम को देखोगे तो कैपिटल एम का एफवीडी बनाओगे, कैपिटल एम पर यहां से गया एक नॉर्मल, एन डैश बोल दो, नीचे को आया कैपिटल एम जी, कोई मतलब नहीं है, वर्टिकल में तो बैलेंस ही होना है उससे। ये वाले नॉर्मल को देखो, जो नॉर्मल इस पर ऐसे गया है वो नॉर्मल इस पर ऐसे गया होगा, ये थीटा है तो ये थीटा आएगा, तो एन का हॉरिजॉन्टल देखो, एन का हॉरिजॉन्टल बना एन का साइन थीटा, वर्टिकल कितना बन जाएगा एन का कॉस थीटा। वर्टिकल से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल में तो बैलेंस हो जाएगा। ऊपर से क्या है, ये आगे को जा रहा है ए से, आगे को जा रहा है ए से, तो क्या इक्वेशन बनेगी इसके लिए, इसके लिए सिंपल बन गई भाई, एन साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। ये बनी है आपकी चौथी इक्वेशन। ठीक है, आप चाहो तो यहां से एन उठा के यहां पुट करो, ए और बी में एक रिलेशन ये आएगा, और फिर एक इसका इस्तेमाल कर लो या फिर इसका इस्तेमाल कर लो। ठीक है, अब 4 इक्वेशन लिख लिए हैं यार, अननोन तो 3 ही हैं, हो ही जाएगा सॉल्व तो प्रॉब्लम। लेकिन ये समझ में आया ऐसे रिजॉल्व करके क्या फायदा मिला, एन से बच गया और यहाँ वाली इक्वेशन में एन आ नहीं रहा था, खत्म बात है। 1 और 3 को सॉल्व करो, ए और बी निकाल लो। आपको इसमें सॉल्व एग्जाम्पल है, और एम को दोनों को सेम माना हुआ है। ठीक है, लिख लो भाई, इसको लिख लो। सर ये लास्ट प्रॉब्लम है क्या? होने को तो लास्ट ही प्रॉब्लम है, लेकिन न्यूटन लॉ में तो मैं कितनी भी प्रॉब्लम करा सकता हूँ ना, कॉन्सेप्ट ये लास्ट है। अब इसके बाद तो सर आज के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लेक्चर की ना, आज के लेक्चर की नहीं, एग्जैक्ट 6 बजे छोड़ूंगा। क्या करना है तुम्हें जाके, कहीं है अपनी 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 सरकार बनानी का कहीं? आज मैराडोना भी निपट लिया यार, है सर बस पता चला? क्या सर? मैराडोना फुटबॉलर था ना सर? फुटबॉलर, हाँ डिएगो मैराडोना, नाम नहीं सुना क्या यार? वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर में आता है। तुम लोग कॉलेज जाओ यार, कॉलेज जाकर तुम सब ग्रेटेस्ट फुटबॉलर, सर अब अच्छे कॉलेज मालूम में है जाओगे, वो डिएगो मैराडोना के बारे फुटबॉलर हो गए, Legend था टेनिस लेजेंड में आता है भाई, वो हो गया, पेले हो गया, और बाकी तो अब तो रोनाल्डो, मेसी, नेमार। वो है नेमार। नेमार अभी कहाँ बना है, अभी नेमार में अभी समय है। हाँ स्किल से स्किल है, लेकिन अभी अचीवमेंट इतनी नहीं है ना। पुराना वाला रोनाल्डो। पुराना रोनाल्डो, बेकहम, डेविड बेकहम, रोनाल्डो था। ये सब रोनाल्डिनो। रोनाल्डिनो, अरे ये हैं थोड़े बड़े नाम हैं। सर आप खेलते हैं फुटबॉल? खेलता था मैं, 8th क्लास में मैंने छोड़ दिया, 2 बार हाथ तोड़वाया मैंने। पढ़ाई। अब अबे हाथ तोड़वा लिया था, एक बार तोड़ा हाथ, अच्छा। खेलने गया फिर दोबारा टूट गया, एक बार ये वाला एक बार ये वाला, दोनों तोड़वा लिए। सर अलग फुटबॉल अलग खेल रहे समय थे पर। कि हैंडबॉल? अरे फुटबॉल ही खेल लेते, बहुत रफ खेलते, लंगड़ी अंगड़ी बिल्कुल, मैं जा रहा है पकड़ के फेंको, ऐसे ऐसे चलता था बिल्कुल। फिर बैडमिंटन खेलना चालू किया मैंने कॉलेज जाके, 4 साल मैंने कुछ नहीं कर रखा है, बैडमिंटन ही खेला हुआ है। तब जाके कहीं स्टेट लेवल के यूपी वाले प्लेयरों के साथ हो जाता था, मतलब जो स्टेट लेवल खेलते थे। अब हम तो कॉलेज भी पढ़ते हैं यार, हमारा कोई वो तो है नहीं, लेकिन अच्छा बन गया था गेम, 3-4 घंटे बैडमिंटन ही खेल रहे हैं दिन में, तो था मतलब कॉलेज में। तो आप पढ़ाई कब करते थे? अबे कॉलेज पढ़ाई करने के लिए थोड़ा ना होता है, 11th 12th में करी है पढ़ाई, एनआईटी तक पहुंचा, एनआईटी आईआईटी तक क्या बनना है फिर उसके बाद। बाकी तो इतना तो हो ही जाता है वहां जाके कि अगल बगल वाले सिखा ही देते हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही देंगे। एक आध एक होता है जिससे सब पढ़ते हैं, तो होता है वो मेरा ही रूममेट था जिससे सब लोग पढ़ते थे, पूरा ब्रांच, तो हो जाता है। एक हफ्ता पढ़ना होता है यार, पूरे सेमेस्टर में 2 हफ्ता पढ़ना होता है कायदे से। सर आप हो गया आईआईटी था। की बात कर रहे हैं? अब आईआईटी में जाओ, एनआईटी में जाओ, कहीं भी कॉलेज में 2 हफ्ते से ज्यादा थोड़ा ना पढ़ना होता है। अगर
खाली पास होना है, 7 पॉइंटर। मेरे जैसे 2 हफ्ता भी ज्यादा बोल दिया, कोई सेमेस्टर क्रॉस करने का, हाँ 2 हफ्ता मान के चलो, 6 महीने में से 2 हफ्ता पढ़ लो बहुत है, किताब बाकी समय खोलो ही मत, काम बन जाएगा तो भी। सर राइट अरे साइड वाला खुद, मत रफ करना। हाँ हाँ नहीं कर रहा हूँ। अब आप सर और IIT NIT 11 12th में पहुंचोगे। कितना पढ़ना चाहिए? 11 12th में तो पढ़ाई था यार, मैंने भी पढ़ा था, काफी पढ़ा था। 11th में ज्यादा पढ़ा था, 12th में कम पढ़ा था। 11th में फिजिक्स अच्छी लगती थी। अब वही होता था यार, सब तो पता है, F=ma लग रहा है, एक्सप्रेशन वैक्सप्रेशन सब पता है, क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा। SC और में करते थे हम। अब यहाँ कोई ऐसे सब कोचिंग वोचिंग भी नहीं थी, कोई बड़ी कोचिंग। आकाश तो अब जाके आया 3 साल पहले, 4 साल पहले, कोई फ्रेंचाइजी आ रखी है। तो लोकली होता था यहाँ, जाओ सुबह जाओ 6 7 बजे, 7 8 बजे स्कूल जाओ, 7 बजे से फिर 2 2:30 बजे आओ, फिर 3:30 से कोचिंग जाओ 7:30 तक, फिर आओ, फिर 9 से 12 पढ़ता था। स्कूल में भी, फिर स्कूल में वही करते थे, डेली होता था सब हेरा फेरी, इधर से उधर जाते रहो, क्योंकि इतना टाइम थोड़ा ना मिलता जितना आजकल मिल रहा है। मुंबई में टाई अप हो जाते हैं तो जरा फायदा रहता है, स्कूल के साथ टाई अप तब काफी टाइम बच जाता है। मैं तो स्कूल बंक मारता था, अटेंडेंस 60%, सीधे घर में बैठो भाई, नहीं जा रहा स्कूल तो बस अपना पढ़ते रहते थे। स्कूल भी आते थे तो स्कूल में भी तो फिर दिक्कत करते ना। अब स्कूल में होते हैं स्कूल के टीचर, तो उनसे पूछ लेते थे अच्छे वाले क्वेश्चन, तो दिक्कत हो जाती थी, तो सर इसलिए ये उनके साइड आओ साथ, ना। तो उनके साथ भी बना के रखो, ज्यादा भी ना पूछ दो। एक आधे सही थे मैथ वाले फैकल्टी स्कूल के, वो जरा सीखने वाले एटीट्यूड के थे, तो करते थे हमारे साथ AI-EEE, मतलब जो जेई मेन है आपके, तब AI-EEE होता था, उसके क्वेश्चन चलो उनसे पूछ लिया, बता देंगे वो। कहीं पर अटकते थे तो साथ में डिस्कशन होता था, क्योंकि आप लगातार 11th क्लास से मेहनत करते जा रहे हो, 12th के मिड तक आप स्कूल टीचर के लेवल पर आ जाओगे। जितना थॉट वो दे रहे हैं उनसे ऊपर थॉट दे दोगे आप क्वेश्चनों पे, कंसिस्टेंटली अगर मेहनत करे जा रहे हो उनसे, आपका लेवल ऊपर बन जाएगा भाई, स्कूल टीचरों से काफी ऊपर बन जाता है। ठीक है, स्कूल टीचरों से आप एनसीईआरटी के फिजिक्स में एनसीईआरटी के सवाल पूछ लो, एडिशनल क्वेश्चन। स्कूल टीचरों से क्या, एक आध एक तो मेरे से नहीं बनेगा उसमें काफी अच्छी बना रखी है भाई, फिजिक्स की एनसीईआरटी देखो ना, मैथ की एनसीईआरटी सबसे घटिया। आपको कौन सा एसएससी बोर्ड है क्या, एनसीईआरटी वाला है कोई? अरे कोई एनसीईआरटी वाला है भी इसमें? हाँ सर। सर बुक यूज करते हैं बट उसमें नहीं ऐसी। अरे एनसीईआरटी से होता क्या है यार, मैथ में तो बिल्कुल नहीं होता। हो जाएगा तो बता देना भाई, ये वाला। नहीं सर नहीं हुआ, 2 मिनट। हो गया सर। चलो चलो लिखो, फटाफट लिखो। अरे डेढ़ कितना साल बचा हुआ है यहाँ से, मुश्किल से 1 साल बचा हुआ है, लग जाओ जरा ढंग से मेहनत करने पर। और इस साल मौका मिल रखा है स्कूल स्कूल जाने का, कहीं हो नहीं रहा, टाइम वेस्ट हो नहीं रहा है, फायदा उठा लो इसका। 1 साल है, 1.25 साल है लगभग, तो कर लो उसमें, जितना अच्छा कॉलेज मिल गया उतना अच्छा एंजॉयमेंट है यार। उसके बाद थोड़ा ना कुछ करना है, कॉलेज आके 4 साल का हॉलीडे पैकेज होता है कॉलेज। अब आप डिपेंड करता हो हॉलीडे पैकेज आप आईटी से उठा रहे हो, एनआईटी से उठा रहे हो, कि आईटी क्या है तुम्हारा, कोई कॉलेज उठा रहे हो, मतलब मांडवा वांडवा कहीं से उठा रहे हो, बताइए कोई फर्जी कॉलेज से जा रहे हो, तो मैटर करेगा। नेशनल लेवल का सोचो, अगर वहां तक नहीं भी पहुंचे तो स्टेट लेवल पर क्या है आपके, VJTI वगैरह है ना। मेरे को तो ज्यादा महाराष्ट्र के कोई हाँ स्टेट गवर्नमेंट सर। के बहुत ज्यादा पता नहीं, लेकिन VJTI टॉप में आता है शायद, है। हाँ सर। तो वो है हो गया, और जो होते हैं दो दो तीन टॉप के हैं उनको टारगेट करो। बिट्स बिट्स का टारगेट कर लो, बिट्स का पिलानी, पिलानी का इंस्टीट्यूट बहुत, बिट्स का तो सारे अच्छे हैं, बिट्स हैदराबाद OIP। गोवा सब अच्छे। सर VJTI JEE मेंस के मतलब मार्क्स के बेसिस पे लेता है क्या सर? यार ये नहीं पता मेरे को भाई, हाँ सर वैसे तो उसमें सीईटी के मैक्सिमम, मार्क्स चलते हैं, सीईटी। हाँ MSCET का जो होता है होगा उससे उससे आता है, हाँ। तो COIP भी है। है, COIP ये क्या है? कॉलेज है। अरे पता नहीं यार, चलो देखो। ये हो गया क्या, बता दूं? अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। हाँ सर थोड़ा बहुत।
थोड़ा बहुत, बहुत बढ़िया बढ़िया। है सर, अगले लेक्चर में कर लेंगे। अबे दोबारा देख लेना इसको, अगर नहीं समझ में आया तो। देखो मेंस में आने वाली प्रॉब्लम नहीं है, एडवांस में आने वाली प्रॉब्लम। कम से कम इतना तो वहां बेवकूफों की तरह ये तो नहीं बोल दोगे ना इसको। मेंस में ऑप्शन ऑप्शन से हो जाएगा। ये आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, बी का एक्सलेशन मेंस में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती क्या, ए का एक्सलेशन ऐसे है, ये थीटा दे रखा है, ये तो नहीं बोलोगे ना कम से कम कि भाई एक्सलेशन ऑफ ए इस डायरेक्शन में है। एक पहला ऑप्शन ये आएगा। हो सकता है एक्सलेशन ऑफ, खाली डायरेक्शन के बारे में बात आए, एक्सलेशन ऑफ ए ऐसे है, ठीक है। हो सकता है एक्सलेशन ऑफ ए, तीसरा ऑप्शन दे देगा एक्सलेशन ऑफ ए क्या ऐसे आ रहा है, ठीक है। चौथा ऑप्शन दे सकता है एक्सलेशन ऑफ ए कहीं यहां को आ रहा है, ठीक है। तो देखो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, ना ये हो पाएगा, ना ये हो पाएगा, ना ये हो पाएगा, ये हो पाएगा। इतना पता होना चाहिए भाई, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा, जहां को इनका रिजल्टेंट आएगा वहां को जाएगा। हो सकता है इनका रिजल्टेंट यहां को आए, हो सकता है इन दोनों का रिजल्टेंट यहां को आए। तो यहां कहीं भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ना तो ये होगा पूरा, ना ही ये होगा पूरा, ना ही वर्टिकल। हाँ वर्टिकल आ सकता है इन दोनों का रिजल्टेंट, हाँ भाई ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो कम से कम, ठीक है, डायरेक्शन का पता होना चाहिए कहाँ को जाने वाला है, ठीक है। पूरा सॉल्व करने को नहीं आएगा मेंस में, आया तो फिर तो हो गया, फिर अब मुश्किल से 3-4 हजार बच्चे ही बना पाएंगे इसको सही से। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। आपके लिए प्रॉब्लम है ये आपके एक्सरसाइज 1 मैथ्स का कॉलम की है शायद, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये है, ये एंगल थीटा है, यहां पर आपने पुली लगाई है और ये लगा दिया इसके ऊपर। आपसे बोल रहा है, अच्छा आई कैप जे कैप ऐसे दे रखे हैं, अगर थीटा भी मान लो, थीटा भी वो दे रहा है लेट्स से 37 डिग्री, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। कर पाओगे क्या इसको, क्या इसको कर पाओगे? ठीक है, इसको मैं ही बताता हूं आपको, आप मेरे को बस बताते जाना जो जो पूछूंगा इसमें से। आप ये बताओ ए वाला डब्बा कहां को जाएगा, ए वाला डब्बा लेफ्ट साइड। अबे फिर वही बात कह दी तुमने, ए वाले डब्बे पर, ए वाले डब्बे पर ए वाला डब्बा किसके रिजल्टेंट के अलोंग जाएगा? क्या ये नहीं लगता आपको कि अगर ये वाला एंगल 37 है तो ए वाला डब्बा ए वाले डब्बे पर यहां को भी वेलोसिटी होगी, मान लो v1, ठीक है। ए वाले डब्बे की बात कर रहा हूं, और ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होगी? डब्बे के रिस्पेक्ट में ऐसा जाएगा, डब्बे के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली नीचे को जाएगा, डाउन द प्लेन जाएगा, लेकिन डब्बे के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड फ्रेम में तो डब्बे का भी लेके जाएगा। अरे नहीं आई बात समझ में? अरे समझे कि नहीं समझे? अबे यार कतई हो रहे हो। हाँ सर समझा। बाकी क्या सब क्या है, मोबाइल वोबाइल ऑन करके भाग गए हो क्या सब? नहीं थोड़ा समझो। ठीक है अच्छा हमारे लिए अननोन क्या है? v1। एक बार अगर हमें v1 पता चल गया तो मेरा आंसर कंफर्म हो गया। वेलोसिटी ऑफ ए मैं बोलूंगा, जरा ध्यान देना, ये वाला एंगल 37 होगा, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ ए v1 का cos 37 -2 इतना आई कैप प्लस v1 का
sin 37 माइनस जे कैप। दिक्कत क्या है? दिक्कत है v1 फाइंड आउट करने की। हाँ भाई, कोई बता सकता है v1 कैसे निकाला जा सकता है इसमें? कोई बता सकता है v1 कैसे निकलेगा? बता दो यार अब तो। b cos 37 is equals to कॉन्सेप्ट क्या लगा ये बताओ। देखो v1 निकालने के लिए देखो ये ऐसे जाएगा ना, तो नीचे को भी आ रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा। एक चीज तो फिक्स है, L1 और L2 कुछ तो देखा था कल, रस्सी की लेंथ तो फिक्स रहेगी। नहीं आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? dl1/dt प्लस dl2/dt इज इक्वल टू 0। अरे रस्सी की लेंथ थोड़ी ना बदल जाएगी। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। dl1/dt बता दो चलो, कल का थोड़ा याद होगा। dl1/dt 0 - 2। 0 - 2। अब dl2/dt के लिए समझने वाली बात है। dl2/dt के लिए कैसे करोगे बताओ, जरा ध्यान दो। L2 के लिए क्या है? इस पुली से अटैच्ड है, पुली आगे को जा रही है 2 से, ठीक है। इस पुली से अटैच्ड है, पुली आगे को बढ़ा रही है जो 2 से। ये वाला एंड का जो पॉइंट है, जो पुली है, पुली आगे को शिफ्ट हो जा रही है 2 से। ये वाला एंड अटैच्ड है A से। A पर 2 भी है, A पर V1 भी है। बताओ, A पर 2 भी है, A पर V1 भी है, ठीक है ना। आपने 2 एंड आइडेंटिफाई करे, यार ये वाला बढ़ेगा क्योंकि पुली आगे को जा रही है, तो पुली का कुछ तो आने वाला है, कंपोनेंट वगैरह कुछ तो आएगा। तो इस वाले एंड का इसके ऐसे जा रहा है, आपका पुली वाला ऐसे जा रहा है, ये वाला डब्बा ऐसे जा रहा था। अब रस्सी के लॉन्ग देखना होता है हमें। रस्सी के लॉन्ग क्या क्या कहानी हो जाएगी? ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो dl2/dt 2 का cos थीटा, 2 का cos थीटा बढ़ाएगा, 2 का cos थीटा बढ़ाएगा। ये वाला 2 का cos थीटा कम करेगा, ये वाला 2 का cos थीटा कम करेगा, और लास्ट में v1 बढ़ाएगा इज इक्वल टू 0। आप नेट देखते हो, यहां पर नेट देखते हो, या फिर आप हो सकता था आप डायरेक्ट v1 बोल देते शायद। ठीक है, तो ज्यादा बेटर ये डायग्राम है। पुली आगे को तो जा ही रही है 2 से, तो ठीक है, उससे कारण देखो इसमें लेंथ में बढ़ावा आता। इस डब्बे को देखो, इस डब्बे पर नेट ये है, v1 भी है और 2 भी है। तो 2 का cos थीटा बढ़ा रहा है, 2 का cos थीटा कम कर रहा है, v1 बढ़ा रहा है। तो नेट कितना आ गया? v1 की वैल्यू आ गई है आपकी 2 के बराबर। अब तो हो गया सॉल्व। 2 cos 37, cos 37 होता है 4 पाई, मैंने 2 लिख दिया क्या? हाँ चलो कोई बात नहीं, 5 लिखना चाहिए था मेरे को। 5 आई कैप 2 sin 37 3/5 माइनस जे कैप। कितना हो गया? माइनस 1.6 माइनस 0.4 आई कैप माइनस कितना? 6 1.2 जे कैप। ये सिनेरियो हो जाएगा आपका। देख लो भाई कैसे लगा रखा है dl2/dt। गेम dl2/dt को सीखने का है, इसलिए करा रखी है प्रॉब्लम।
अरे हो गया क्या? नहीं सर बाकी। अरे तुम्हारा हमेशा बाकी रहता है। तो सच में बाकी। चलो आज का इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर हो ही गया समाप्त। देखो अब तो क्वेश्चन आप करते जाओ। जितना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? फ्रिक्शन। सर अब डायरेक्ट मंडे को। नहीं तो कल है ना क्लास, कल है। हाँ कल है। सर कल डाउट सॉल्व करेंगे क्या? तो ले आना, डाउट भी सॉल्व कर लेंगे। नहीं सर कल भाई नहीं मैं तो करते सर, मंडे को करते। क्या डाउट? हाँ सर। हाँ सर सर। पहले के भी बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ तो ले आओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे मतलब मैं तो कह रहा हूँ कोई भी डाउट लेके आओ, तुमसे ये थोड़ी ना कह रहा हूँ न्यूटन लॉ के लेके आओ, तुम तो डाउट लेके आओ। अरे यहाँ से आगे अगला 11th का पूरे उसमें ऐसे ही चलना है, डाउट लेते आओ, डाउट करा सॉल्व करवाते जाओ। चलो हो चलो गया सर नोट। भागो। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। बाय सर। बाय बाय। चलो एंड कर रहा हूँ मैं। 2 मिनट। अरे यार तुम स्क्रीनशॉट खींचो, फटाफट खींचो, स्क्रीनशॉट खींचो फिर लिखना उससे। 1 2 3।